सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो गणित विषय है, इसमें आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये जो राजन सीरीज आती है आपकी, यहाँ पे देखिए 2025 संस्करण की यह राजन सीरीज है। इसमें जितने भी प्रश्न दिए रहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं आपके लिए और आपकी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न रहते हैं और साथ ही जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो प्रश्न रहते हैं। तो सभी प्रश्न यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आए। अब देखिए, आपके बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्न मैंने करा दिए हैं, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको मैथ की सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। शुरू में मैंने आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया हुआ है, वो क्लासेस आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको राजन सीरीज, फिर इसके बाद मैं पवन सीरीज सॉल्व कराऊंगा, वो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो मैंने सारे करा रखे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारी तैयारी जो है आपकी वह नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है मैथ के सामने, उससे हो जाएगा और इसी तरीके से सभी विषय की तैयारी जो है आप कर सकते हैं। बात यहाँ पे है, देखिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लघुत्तरीय प्रश्नों को। आप लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे थे लघुत्तरीय प्रश्नों को भी सॉल्व कराया जाए, तो यहाँ पे आपको आज से लघुत्तरीय प्रश्नों की क्लास डेली देखने को मिलेगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए कि हाँ, लघुत्तरीय प्रश्नों को भी कराया जा रहा है। आपको पता है कि आपकी परीक्षा में 25 नंबर में 14 नंबर 7 प्रश्न, हर एक प्रश्न 2 नंबर के आपकी परीक्षा में जो है लघुत्तरीय प्रश्न से ही पूछे जाते हैं। तो जो आपका बड़ा चंक है पेपर का, वह आपके लघुत्तरीय प्रश्नों का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है ये आपको प्रैक्टिस करना है। खुद से कॉपी पेन लेकर के बैठना है आपको। इस सभी प्रश्नों को, जितना प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं, जितने प्रश्न दिए गए हैं, सभी को आपको पहले खुद ट्राई करना है सॉल्व करने का। उसके बाद जो है आपको यहां से सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए स्टार्ट करिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। अब देखिए, चित्र में दिए गए शंकु का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए, जबकि VO 15 सेंटीमीटर और OB 8 सेंटीमीटर है। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। एक शंकु यहां पे आपको दिया गया है, शंकु। अब शंकु का वक्रपृष्ठ आपको निकालना है, जबकि आपको V और O जो हाइट है उसकी मान दिया गया है 15 और जो R है उसका मान जो है, जो इसकी वृत्त की त्रिज्या है, वह दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब हमको शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। अब इसमें हमको एल, देखिए पाई हमको पता है, आर हमको त्रिज्या पता है, एल क्या होता है? एल होता है तिरछी ऊंचाई। ये लंबवत ऊंचाई हमको दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, यल हमको नहीं दे रखा है। तो यल होता है एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आप मान निकाल लीजिए, एल की जो वैल्यू हो जाएगी, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी है वो रख दीजिए। एच की वैल्यू है 15, 15 का स्क्वायर, और आर कितना है? 8 है, 8 का स्क्वायर। ये देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, और 8 का स्क्वायर 64। अब जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 9 8 2। तो किसका? 289। ये किसका वर्ग होता है? ये होता है 17 का वर्ग। तो यहाँ पे L की जो वैल्यू मिल गई हमको, कितना मिल गया? L का मान मिल गया 17। वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 रख लीजिए, और R है 8 और L है आपका 17। तो यहाँ पे देखिए कोई कटने वाली संख्या नहीं है, तो इसको आप सीधे सीधे पाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब 22/7 आप देखिए कि कोई कटने वाली संख्या नहीं है तो पाई भी लिख करके छोड़ सकते हैं। तो अब देखिए 8 का गुणा 17 में कर लीजिए, 8 7 56, और ये हासिल लगा 5, 8 का 8 और 5 13, 136 पाई
और वक्र पृष्ठ है तो ये आपका क्षेत्रफल होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, तो 136 पाई ये आपका मान हो जाएगा, 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से ये सोल्यूशन आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको पता होता है, फॉर्मूले में वैल्यूज रखना था, लेकिन हमको एल पता नहीं था, तिरछी ऊंचाई हमने निकाल लिया, 17 मिल गया, फिर उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, उनके मध्य की दूरी 8 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की बात की जा रही है, जिसकी भुजाएं जो है 25 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, और दोनों भुजाओं की जो बीच की दूरी है वह 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम जो समांतर भुजाएं हैं उनको B1 और B2 बोलते हैं, तो B1 है 25 सेंटीमीटर और B2 हमारा है 12 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को H से डिनोट करते हैं, हाइट जो कि है 8 सेंटीमीटर। और अब इसका जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है दोनों भुजाओं, जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनका योग, और उसमें गुणा किया जाता है दोनों के बीच की दूरी से, और उसका आधा कर दिया जाता है, यानी कि इसको लिखा जाता है 1/2 गुणे B1 प्लस B2 इंटू H। ठीक है, दोनों भुजाओं का योग, उसमें गुणा हो रहा है दोनों के बीच की दूरी और उसका आधा, ये हो जाएगा 1/2, और B1 प्लस B2 यानी कि 25 प्लस 12 और गुणे 8। अब देखिए 2 से 8 को काटिए, 4 बार में कट जाएगा, और ये 25 और 12 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 गुणे 4। अब गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा 2, और 7 त्रिक 12 और 2 14, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये उत्तर कितना आ गया आपका, 148 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और ये भी 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपने ये सॉल्व कर लिया होगा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 3, यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A बराबर 4/3 है, तो एक धन sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज है ABC, समकोण त्रिभुज है ABC, जिसमें हमको क्या मान दिया गया है, tan A का जो मान दिया गया है, tan A बराबर मान जो दिया गया है वह 4/3 दिया गया है। अब समझिए tan A का मान दिया गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई कोण A है। ठीक, कोण A है। अब tan A का मान जब 4/3 है, तो tan मतलब क्या होता है, tan मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, जो कि दिया गया है 4/3। ये तो यहां से कंपेयर करेंगे तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा 4 और आधार हो जाएगा 3, और यही पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकाले तो ये हमारा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि कर्ण निकालने में क्या करते हैं, कर्ण निकालने में यही आप √4 + 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 धन 9 √25 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे AC की वैल्यू जो कर्ण आ गया वह आ गया 5। अब हमको मान जो निकालना है वह किसका निकालना है, मान हमको निकालना है 1 + sin 2A का। अब sin 2A है तो एक फॉर्मूला आपको पता होगा, sin 2A को हम लोग लिख सकते हैं 2 × sin A × cos A। यहाँ देखिए कोण में 2A था और यहाँ कोण में A और A है, तो अब यहाँ पे इसे इतना लिख सकते हैं 1 + 2 × sin A × cos A। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहां से 1 + 2 × sin A, sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण है 5, तो लंब कितना है 4/5, ये हो गया गुणे 4/5,
और कॉस कितना होता है, कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है 3/5। अब ये हो जाएगा 1 धन 2 गुणे 2 का गुणा 4 में 8 और 8 त्रिक 24 और बटे 25। अब पूरा का हर अगर समान कर लेते हैं 25, तो 25 और ये धन 24, तो ये कितना हो जाएगा 49/25, या इसी को लिख सकते हैं 1 सही 24/25, इतना भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको tan a का मान दिया गया था, यहां से हमने मान क्या निकाला है, किसका मान निकालना था, 1 + sin 2a का। कैसे निकाला, समकोण त्रिभुज हमको पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीजें होती हैं वह समकोण त्रिभुज में होती है। जब tan a का मान 4/3 दिया गया है, तो इसका मतलब लंब बटे आधार का मान 4/3 दिया गया है, यानी कि लंब हो गया 4, आधार हो गया 3। अब समकोण त्रिभुज में अगर हमको ये पता है लंब और आधार, तो हम जो है कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण हमने निकाल लिया, तो अब 1 + sin 2a, sin 2a का फॉर्मूला लगाया। इसके बाद sin a का मान यहाँ त्रिभुज से निकाल लेंगे और cos a का मान रख देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 49/25। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, संलग्न चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण A 75 अंश, कोण B 82 अंश हो, तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कीजिए। अब समझिए यहाँ पे एक चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो शीर्ष हैं एक वृत्त पे स्थित होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं उसका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। यानी कि सम्मुख कोण का मतलब A के सामने कौन सा कोण है, C, और D के सामने कौन सा है, B, तो सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण A धन कोण C बराबर कितना होगा 180 अंश, और कोण A का मान आपको दिया गया है 75 अंश, धन कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस 75 अंश, कोण C का मान कितना आ जाएगा 105 अंश, यानी कि ये कोण हो गया 105 अंश। इसी तरीके से कोण D और कोण B लिख सकते हैं, दोनों का योग क्या होगा 180 अंश, और 180 में से 82 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 98 अंश, यानी कि कोण D का जो मान आ जाएगा, कोण D का जो मान आ जाएगा 98 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये तो बहुत ही आसान है, बस आपको प्रॉपर्टी पता होना था, तुरंत आप रखते, तुरंत आपको वैल्यू आप जो है फिगर देखते ही जो है वह बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न। अब इसके बाद देखते हैं, और ये भी आपका पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 5 है, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल ऊपर फेंका जाता है तो कितने प्रकार की घटनाएं संभावित हो सकती हैं, समझाइए। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 सिक्कों को जब एक साथ उछाला जा रहा है, इस तरीके से 3 सिक्के हैं, तो देखिए पहले पे हेड आते हुए, ठीक, मान लेते हैं पहले सिक्के पे हेड आ रहा है, तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, तीसरे पे भी टेल आ सकता है। और पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे हो सकता है हेड आ जाए और तीसरे पे टेल आ जाए, और फिर पहले पे हेड आ रहा हो तो हो सकता हो कि दूसरे वाले पे टेल आ रहा हो और तीसरे वाले पे हेड आ जाए। और क्या संभावना हो सकती है कि पहले पे हेड आ रहा हो और बाकी दोनों पे भी हेड आ रहा हो, ये हो सकता है। तो ये 4 संभावनाएं ऐसी हो गई कि पहले सिक्के पे हेड आ रहा हो तो बाकी दोनों टेल आ सकता है, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, तीसरे वाले पे टेल आ सकता है, या दूसरे वाले पे टेल आ जाए और तीसरे वाले पे हेड आ जाए, या दोनों पे ही हेड आ जाए बाकी दोनों पे। और इसी तरीके से मान लेते हैं पहले सिक्के पे अगर टेल आ रहा हो तो दूसरे बाकी दोनों पे हेड आ सकता है, या पहले पे टेल आ रहा हो तो दूसरे पे भी टेल आ रहा हो और तीसरे पे हेड आ रहा हो, या फिर पहले पे टेल जब आ रहा है तो बाकी दूसरे वाले पे हेड आ जाए और तीसरे वाले पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाकी दोनों पे भी टेल आ जाए। ये 8 घटनाएं जो हैं वह घटित हो सकती हैं। 2 के घाते n से निकाला जाता है संख्या, 2 के घाते 3 कितना हो जाएगा 8,
n जो होता है वो सिक्कों की संख्या होती है। अगर 2 सिक्के उछाले गए तो 4 घटनाएं, 3 उछाले गए तो 8 घटनाएं, ये 8 घटनाएं घटित हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं घटित होगा, यही 8 घटनाएं जो हैं आपको लिख देना था एग्जाम में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, ए एक सेट यहाँ पे दिया गया है, बी एक सेट आपको यहाँ पे दिया गया है एक समुच्चय। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए ए यूनियन बी में क्या आता है, ए के सभी पद और बी के सभी पद लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में है 1, 3, 5, 7 और इसके बाद देखिए 9, 11 और 13, मतलब कोई अलग से पद नहीं आ रहा है। आप बी में देखेंगे 5, 7, 11 और 13, तो ए में भी है 5, 7, 11 और 13 ए में भी है। तो ए यूनियन बी जो है, जो सेट ए है वही रहेगा आपका। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आप लिखते हैं तो इसमें ऐसे पद लिखे जाते हैं जो ए और बी दोनों के बीच कॉमन हो, समान हो, ए में भी आ रहा हो और बी में भी आ रहा हो। ऐसे पद कौन कौन से हैं? तो देखिए 5 जो है वह ए और बी दोनों में आ रहा है, 7 ए और बी दोनों में आ रहा है, 11 और 13 ये 4 ऐसे पद हैं जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा आपका 5, 7, 11 और 13, ये आपका ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। अब दो पासे जब एक साथ फेंके जाते हैं तो कौन कौन सी घटना घटित होती है ये समझिए आप। दो पासे फेंके गए, दो लूडो की गिट्टी का आपने फेंका, तो पहले पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। अगर मानते हैं पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी हो सकता है कि 1 आ जाए, और पहले पे अगर 1 आ रहा है तो दूसरे पे हो सकता है 2 आ जाए। पहले 1 आ रहा हो तो 3 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 5 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ सकता है। ठीक, ये 6 घटनाएं घटित हो जाएंगी जब 1 आ रहा होगा। ठीक, पहले पासे पे 1 आ रहा हो तो दूसरे पे आपका 1 से लेकर के 6 कुछ भी आ सकता है, और पहले पे अगर 2 आ रहा हो तो इसी तरीके से दूसरे पे 1 से लेकर के 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरी पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। पहले पे 3 आ रहा हो तो दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले 3 आ रहा हो तो दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले 3 आ रहा हो तो दूसरे पे भी 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये समझ गए आप। इसके बाद अगर 4 आ रहा हो तो 1 आ सकता है, 4 आ रहा हो तो 2 आ सकता है, 4 आ रहा हो तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसी तरीके से 5 आ रहा हो तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और पहले पे अगर 6 आ रहा हो तो पहले पे दूसरे पे 1 आ सकता है, और दूसरे पे 2, 3, 4, 5 और खुद 6 भी आ सकता है। तो ये आप देखेंगे तो 36 घटनाएं हैं। 6 6 6 6 6 6 36 घटनाएं ऐसी हैं जो घटित हो सकती हैं दो पासों को एक साथ फेंकने पे। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि दोनों पासों को जब फेंका गया एक साथ तो अंकों का योग 4 आए, जो इस पे आ रहा और इस पे आ रहा जोड़ा जाए तो 4 आए। यहाँ पे देखिए पहले केस पे जब दोनों पे 1 आ रहा तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। यहाँ पे पहले पे 1 आ रहा है, दूसरे पे 2 आ रहा है, जोड़ेंगे तो 3। और यहाँ पे देखिए पहले पे 1 दूसरे पे 3, तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा। यही इन्हीं घटनाओं की बात कर रहा है कि दोनों पे जो संख्याएं आ रही हैं उनको जोड़ा जाए तो 4 मिले हमको। तो 1 और 3 जब आएगा तो योग 4 होगा। इसके बाद देखिए ये सब 4 से आगे और 2, 2 मिलेगा तो योग 4 होगा। अब इसके बाद समझिए
3, 1 पे भी योग 4 होगा। अब इसके बाद फिर ये 4 से बड़े हो जाएंगे, यहाँ तो खुद 4 आ गया और कुछ जुड़ेगा तो 4 से ऊपर, ये भी सब बड़े। बस 3 केस आपको ऐसे मिल रहे हैं कि जो है जोड़ जो है वह 4 होने की संभावना। तो दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। संभावना क्या होता है, हमारे जो अनुकूल घटना होती है और बटे कुल घटनाएं। देखिए कुल घटनाएं यहाँ पे आप सोचिए कितनी हैं, कुल घटनाएं हैं 36। दो पासों को फेंका गया तो 36 घटनाएं ये घटित हो सकती हैं, जिसमें से 3 घटनाएं हमारे फेवर में है। ठीक, हमारे अनुकूल 3 घटना है। तो संभावना कितना हो जाएगा, 3/36, 3 से ऊपर नीचे काटेंगे 1 और 12, तो 1/12 ये संभावना आ जाएगा। 1/12 मतलब कि 12 घटनाओं में एक घटना ऐसी हो सकती है कि दोनों का जो योग हो वह 4 हो। ठीक, तो इस तरीके से ये आप बहुत ही आसानी से अब समझ गए होंगे, निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 560 वर्ग सेमी कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बात हो रही है एक मदारी की, और मदारी बोलिए या जोकर कैसी टोपी पहनते हैं, जो शंक्वाकार होती है। ठीक है, जो आपके कोण के आकार की होती है, शंकु के आकार की होती है, या जो आप आइसक्रीम खाते हैं कोण वाली उस आकार की होती है। बर्थडे में बच्चे टोपी लगाते हैं, तो शंकु आप समझ रहे हैं। अब बोल रहा है कि उस पे जो है 840 वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। इसका मतलब क्या है ये आपको समझना है। जब 840 वर्ग मीटर कपड़ा कहाँ लगेगा, अगर कपड़ा इस तरीके से उस पे शंकु वाली टोपी पे लगाया जाए तो उसका जो वक्र पृष्ठ होगा, जो उसका गोल वाला भाग होता है, उसी पे कपड़ा लगेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जो वक्र पृष्ठ होगा, जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, वह बराबर होगा इस कपड़े के क्षेत्रफल के। कपड़ा जितना लगा यानी कि वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 840 वर्ग सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है शंकु का, हमको फॉर्मूला पता है। ये हो गया पाई आर एल बराबर 840, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब इसके बाद देखिए उसके गोल सिर का परिमाप, जो आपका मदारी है उसके गोल सिर का परिमाप बोल रहा है कि 56 सेंटीमीटर है। तो इस सिर का परिमाप उसने दिया होगा, तो मदारी ने जो टोपी पहन रखी है वह एकदम ऐसे फिट होगी उसके सिर पे। ठीक, ये हम मान के चलते हैं, और उसका परिमाप दिया गया है 56 सेंटीमीटर, यानी कि जो उसके गोल सिर का परिमाप है वह बराबर होगा शंकु के परिमाप का। अब शंकु का परिमाप कितना होता है, शंकु के आधार में होता है वृत्त, और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, जो कि दिया गया है 56। और यहां से पाई आर की वैल्यू अगर निकाली जाए तो कितना आ जाएगा 28, 2 से भाग हो जाएगा। तो पाई आर की वैल्यू जो हमको मिल गई वह मिल गई 28। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 2 से पाई आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पाई आर का मान यहां रखिए आप, पाई आर की जगह हो जाएगा 28 और गुणे एल बराबर 840। एल बराबर हो जाएगा 840 बटे 28। अब काटिए तो 7 चौक 28 और ये 7 एकम 7, 7 दूनी 12, 120 बटे 4, फिर 4 से काटिए तो 30, यानी कि एल की वैल्यू जो हो गई 30 आ गई, 30 सेंटीमीटर। यानी कि टोपी की जो तिरछी ऊंचाई होगी वह होगी कितनी, 30 सेंटीमीटर। यही आपको निकालना था, तिरछी ऊंचाई जो हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 9 है, नवीन एक 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़कर दोनों सिरों को जोड़कर बेलन बनाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे एक कागज आप लीजिए, जैसे ये आपकी सीरीज है और ये आपके सीरीज की लंबाई है और ये चौड़ाई है, जो ज्यादा
लंबाई है उसको लंबाई बोल दिया, और ये चौड़ाई। अब बोल रहा है कि ये पेज इस तरीके से इन्होंने एक पेज लिया है, तो आप एक पेज चाहे ले सकते हैं 11 सेंटीमीटर लंबे और 4 सेंटीमीटर चौड़े। अब इस कागज को ऐसे लंबाई के परितः जो है इस तरीके से इन्होंने मोड़ दिया है। अब जब इन्होंने मोड़ा तो ये देखिए एक, ये किस आकार का बन गया, ये आपका एक बेलन बन गया। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं आपका एक ये बेलन बन गया। तो ये जो आपका बेलन बना, इस तरीके से इस बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि इस तरीके से ये एक कागज था आपका 11 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा, और जब इसको मोड़ेंगे इस तरीके से तो ये इस तरीके से ये और ये कुछ इस तरीके से आपका बेलन बन जाएगा। जब ये बेलन बन जाएगा तो सोचिए कि ये जो इसकी चौड़ाई है ये इस बेलन की ऊंचाई बन जाएगी, और ये 11 सेंटीमीटर कहाँ गया ये सोचिए। तो यहाँ पे आपने इस कागज का जोड़ यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा होगा, कागज को ऐसे आपने जोड़ा है। ठीक है, ऐसे आपने इसको जोड़ा है। तो ये जो लंबाई थी 11 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, ये अब इसकी परिधि बन गई। ये जो गोला बन रहा है इस गोले की परिधि बन गई। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं जो इसकी त्रिज्या अगर हम r बोलते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या अगर r बोलते हैं, तो इसका जो परिमाप होगा 2 पाई r वह 11 के बराबर होगा, और ऊंचाई h जो होगी वह 4 के बराबर होगी। ठीक, अब इसी का हमको बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, और यहां से r की वैल्यू अगर हम देखें तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू यहीं से लिख सकते हैं 11/2 पाई। अब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यूज पुट करिए तो ये पाई और r की वैल्यू है कितनी 11/2 पाई, यानी कि 11/2 पाई गुणे 11/2 पाई इंटू h है आपका 4। अब देखिए एक पाई से एक पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और अब इसके बाद देखिए 2 गुणे 2 4, ये 4 कैंसिल हो गया। अब ये 11 गुणे 11 इसी तरीके से लिख लीजिए, और ये पाई की वैल्यू होती है 22/7। 7 जो बटे में होगा वह गुणा हो जाएगा ऊपर, और ये 11 से 22 को काटिए 2 बार में कट जाएगा, और 7 का गुणा 77/2। 77/2 अब भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 38.5, और ये आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे आप r को चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे ला करके सिंप्लीफाई करिए, उत्तर जो है आपका वह इतना ही आएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 38.5 घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही आसानी से आप ये समझ गए होंगे। ये देखिए एक तरीके का प्रश्न है जिसमें आपको बता दिया है कि इस तरीके से मोड़ के बनेगा, और एक प्रश्न में होता है कि इस तरीके से घुमाएंगे, तो घुमाने वाला अलग वहां पे आपका r और h बनता है। जब एक सिरे को पकड़ के घुमाया जाता है तो अलग बेलन बनता है, और जब मोड़ दिया जाता है तो अलग बेलन बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दी गई सारणी की संचयी बारंबारता ज्ञात करते हुए माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक संचयी बारंबारता जो है निकालते हुए माध्यिका निकालना है। एक सारणी दी गई है जिसकी संचयी बारंबारता निकालते हुए, बिल्कुल माध्यिका अगर आपको निकालना है तो एक सारणी अलग से यहाँ पे बनानी होगी जिसमें आपको संचयी बारंबारता दिखाना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले संचयी बारंबारता का हम एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखिए पद का नाम, एक कॉलम ये रहेगा आपका, एक कॉलम जो है आपका बारंबारता का हो जाएगा, और एक कॉलम हो जाएगा आपका संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता क्या बताता है, संचयी बारंबारता आपको बताता है कि कितने पद अभी तक आ चुके हैं। जैसे 4
पद का नाम दिया है और बारंबारता है 1। अब देखिए संचयी बारंबारता में क्या लिखा जाएगा, अभी तक कोई पद आया नहीं है, 4 संख्या का एक पद आ रहा है, तो यहाँ पे संचयी बारंबारता आपका 1 हो गया। अब देखिए 6 और 6 की बारंबारता 2 है, यानी कि 6 के 2 पद आ रहे हैं, और 4 का पद पहले आ चुका है, तो 1 धन 2 ये हो जाएगा कितना, 3। इसके बाद देखिए 8 के 7 पद आ रहे हैं, 8 की बारंबारता 7 है, तो देखिए 3 पद पहले आ चुके हैं, 6 के 2 पद और 4 का 1 पद, 3 पद आ चुके हैं, 3 धन 7 ये कितना हो जाएगा, 10। अब इसके बाद देखिए 10 के 9 पद आ रहे हैं और 10 पद पहले से हैं, तो 10 और धन 9 19, और 12 के 11 पद आ रहे हैं, 19 पद पहले से हैं, 11 पद 12 के और आ गए, तो ये कितने पद हो गए, 30। इसके बाद देखेंगे 14 के 18 पद आ रहे हैं और 30 पद पहले से हैं, तो 48 पद हो जाएंगे, और 16 के 5 पद आ रहे हैं, तो 48 5 53, और 17 के 4 पद आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 57। कुल कितने पद हो गए, 57। ठीक, और बारंबारता का भी योग आप करेंगे तो भी आपको 57 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये बारंबारताओं पदों का ही योग है, तो कुल पदों की संख्या ये है और संख्या जोड़ेंगे तो यहां भी 57 आएगा। अब जब n आपका 57 है, जो कि एक विषम संख्या है, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला भी विषम वाला लगेगा, जो कि होता है n धन 1 बटे 2वें पद का मान। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी, 57 है, तो 57 धन 1 58 बटे 2, 58 बटे 2 वे पद का मान, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 और 9 29वें, जो 29वां 29th जो आपका पद होगा, तो 29 पद हम खोजेंगे कहां। अब देखिए यही काम आता है संचयी बारंबारता, यहां तक एक पद आया, यहां तक 3 पद आए, यहां तक 10, यहां तक 19, 19 के बाद फिर जो है, जो 19 के बाद जो है, जो 11 पद आए वो सब किसके पद हैं, वह 12 के हैं। तो जो आपके बाद 19 के बाद 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां 29वां और 30वां, ये सभी पद किसके हैं, ये सभी पद जो हैं वह 12 के हैं, वो सभी पद जो हैं आपके वह 12 के हैं। तो यहाँ पे आपकी जो 29वां पद होगा उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 12। तो 29वें पद का मान हमको लिखना है यहाँ पे, तो 29वें पद का मान यहां से हम सारणी से देख लेंगे, तो वो कितना है 12, तो यहाँ पे माध्यिका कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो इस तरीके से आसानी से, इस तरीके से अगर आपको कोई सारणी दी गई है, तो यहाँ पे आप संचयी बारंबारता एक अलग सारणी यहाँ पे बना लेंगे, उसके बाद माध्यिका का फॉर्मूला लगा देंगे और वो पद आप खोज लेंगे, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि यहाँ पे माध्यिका क्या होगा। ये भी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास देखिए हमने स्टार्ट किया है, थोड़ा ही रखते हैं, अगले क्लास में हम और प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको 10 प्रश्न आपने अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। 10 में से कितने सही आपने किए हैं, कितने प्रश्नों को, वह कमेंट करके बताइए। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो प्रश्न संख्या करके कमेंट करिए, अपना प्रश्न पूछिए, आपको मैं रिप्लाई करूंगा, या फिर डाउट नहीं क्लियर होता है तो अगले क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के महत्वपूर्ण जो है क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपकी बेहतर ढंग से तैयारी हो पाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। वहां पे आपको 4th सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी नोट्स, पीडीएफ, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ, हर एक चैप्टर के बाद टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो नंबर दिया गया है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप बने रहिए चैनल के साथ,
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।